गुड मॉर्निंग। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, सप्ताह का आखिरी दिन। और मुझे लगता है कल का दिन तो थोड़ा ठीक लगा। अदरवाइज मार्केट में ऐसा लग रहा था जैसे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मार्केट जब लाल होती थी तो पोर्टफोलियो लाल होता था, ऑब्वियस है, सबको डाइजेस्ट हो जाता है। मार्केट गिर रही है तो पोर्टफोलियो लाल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो डाउन था, पोर्टफोलियो लाल था। लेकिन कल खुशकिस्मती से मार्केट थोड़ा बढ़ी तो पोर्टफोलियो में शायद दो तीन को छोड़ के सब हरे हरे दिखाई दे रहे थे। दो तीन थे बेचारे, इतना तो एक्सेप्टेबल है। चलिए, आज हम बात नहीं करेंगे हिंदुस्तानी मार्केट की, क्योंकि हिंदुस्तानी मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को, इस फ्लेक्सिबिलिटी को, इस अनसर्टेनिटी को कोप अप करने के लिए, दूर करने के लिए, या थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो मैंने कल यूएस स्टॉक्स का नाम लिया था। यूएस स्टॉक्स 6 डाले थे शायद मैंने। तो लोगों की फरमाइश पिछले भी कई दिनों से चल रही है, क्योंकि कुछ तो कहते हैं यूएस जरूर शामिल कीजिए 2-3 मिनट के लिए। और अब कुछ लोगों की फरमाइश ये है कि यूएस में कल मैंने कुछ जवाब भी दिए हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जनरल टॉपिक आज कवर कर रहा हूं कि यूएस स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, कहां लगाएं। तो चलिए यूएस स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। इंडियन मार्केट अच्छा ही करेगी। कल तो वैसे भी एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी में पता ही नहीं चलता। आज देखेंगे कि लाल होता है कि हरा होता है। एनीवे, यूएस मार्केट में क्यों लगाएं। सबसे पहला कारण, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक एप्पल, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका आधिपत्य है, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। तो पहला रीजन तो ये कि मार्केट का साइज इतना बड़ा है जो हमें आकर्षित करता है, जो हमें टेम्प्ट करता है कि हाँ, यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं और ये रातों रात गायब होने वाली नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबल मार्केट है। स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी जो है अमेरिका की स्टेबल है, रोबस्ट है, ग्रो कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड है और आगे भी अच्छा करेगी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और वेल डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड तो हमारी भी है, हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं बताऊंगा, आगे बात करेंगे। तो वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट है। 2 रीजन हो गए। तीसरा, साइज भी हो गया, मार्केट लीडर भी हो गया और स्टेबिलिटी हो गई। 3 हो गए। नंबर 4, मैच्योर और लिक्विड मार्केट है, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नेस्डेक वेल नोन मार्केट हैं और लिक्विडिटी कोई इश्यू नहीं है इनके अंदर। तो एक ये रीजन है। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग लीगल बाउंडेशंस हैं, लीगल रेगुलेशंस हैं। ऐसे नहीं है कि रातों रात इकट्ठा करे माल कोई और उड़ जाए, फ्लाइट पकड़ के कहीं लंदन चला जाए, कनाडा चला जाए या कहीं और चला जाए। इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ से है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो ये तो आप मानेंगे कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर इंडिया में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं, तो ज़्यादातर अमेरिका में ही स्टार्ट होते हैं और उसके बाद दुनिया में स्प्रेड होते हैं। इसके बाद करेंसी कितनी स्टेबल है। देखिए ना, हमारे कल भी मैंने बात की थी, यानी पिछले वीडियो में बात की थी कि कितना अनस्टेबल है हमारा रुपया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे याद आता है शायद 2019 में 38-39 रुपये था और बढ़ते 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 54, 58, 62, 82, 84 और अब 86 को भी पार कर गया है। यानी कि बढ़ रहा है धीरे धीरे 100 की तरफ। यानी कि स्टेबिलिटी है अमेरिकन डॉलर की मार्केट में, ये भी एक रीज़न है। और नंबर नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन का हमें फ़ायदा मिलेगा अगर हम सारा पैसा इंडिया में ना लगा के 10-20% या जितनी जैसी जिसकी स्टडी है, जैसी जिसकी रिसर्च है, जैसा जिसका
कॉन्फिडेंस है 10, 15, 20% वो बाहर लगा सकता है। कोई डिस्क्लेमर मैं दे दूं यहाँ पे, मेरा कुछ है लेकिन इतना नहीं है कि मैं 20% कह सकूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी कोई मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप यूएस मार्केट में लगाना चाहते हैं तो सोच समझ के लगाएं, अपना फैसला खुद करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी आप ले सकते हैं, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा भी आपको मिलेगा। इसके बाद प्रीवियस परफॉर्मेंस भी गवाह है कि अच्छा करके दिया है मार्केट ने, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है अमेरिकन मार्केट में लगाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कॉन्फिडेंस है हम लोगों का अमेरिकन मार्केट में कि अमेरिकन मार्केट अच्छा करेगी, जो इंडिया में नहीं है। कभी लगता है कोई जरा सी न्यूज आएगी और सब कुछ डुबो देगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी या कभी किसी और कंपनी का कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा, कहीं करप्शन का कुछ होगा और सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं अमेरिकन मार्केट में लगाने के जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी हो गया, साइज हो गया, मार्केट लीडर हैं, उसके बाद मैच्योर एंड लिक्विड मार्केट है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रेगुलेटरी रेगुलेशंस हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, करेंसी की स्टेबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है, कॉन्फिडेंस है और प्रीवियस परफॉर्मेंस भी बेहतर है। कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्स में मुझे ढूंढने पर केवल दो ही मिले। एक तो जियो पॉलिटिकल हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। जियो पॉलिटिकल हो सकता है, उसके चांसेस वैसे बहुत कम है, ना के बराबर हैं एशिया की कंपैरिजन में। और दूसरा, कभी कभी जैसे हमारे यहाँ पर भी मार्केट की इकोनॉमिक साइकिल जो होती है उसमें मार्केट कभी कभी नीचे चले जाते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो एक कंसर्न हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। एक चीज मैं भूल गया यहाँ पर, कुछ लोगों ने बहुत पहले कुछ शायद पॉइंट आउट भी किया था और मैंने भी शायद फांग शेयर्स बोला था, फांग स्टॉक। एफ फॉर फेसबुक, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेजोन, एन फॉर नेटफ्लिक्स और जी फॉर गूगल, जिसको अल्फाबेट कहते हैं, वो चेंज होके अब मैग्निफिसेंट 7 हो गया है, जिसमें निविडिया और माइक्रोसॉफ्ट जुड़ गए हैं। बाकी तो वही है। मेटा हो गया है, फेसबुक का नाम मेटा हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स हैं जो ज़्यादातर बेहतरीन माने जाते हैं और बेहतरीन करते हैं। नाम इसीलिए मैग्निफिसेंट, अंग्रेजी में मैग्निफिसेंट तो आप समझ ही सकते हैं, नाम इसीलिए शायद दिया है कि ये 7 बहुत बेहतरीन करने वाले अमेरिका के स्टॉक्स हैं। अब कैसे इन्वेस्ट करें? बड़े सवाल आए थे, लेकिन कुछ मैंने जवाब दिए थे और कुछ और थोड़ा बहुत ढूंढा तो मुझे लगा कि जीरोधा आप स्टॉक्स में है प्रोविज़न जिससे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास दोनों में से किसी का भी अकाउंट नहीं है, तो मैं इंड मनी, IND कैपिटल में, और मनी जो मैंने शायद बता दिया है कई बार, इंड मनी के थ्रू करता हूं। मेरी कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बार बार कह दूं, पहले भी मैंने बोला है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं और अपना निर्णय आप खुद ले, अपनी स्टडी खुद करें। लेकिन मुझे कई साल हो गए, शायद 5, 6, 7 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और इंड मनी में पहले आपका ट्रांसफ़र होगा पैसा और उसके बाद फिर आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है इंड मनी, जो आगे देता है और आपके पैसे को लेता है। KYC बड़ा इजी है, इन ऐप डाउनलोड करेंगे, इजीली KYC हो जाता है ऑनलाइन, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। और एक लिबरलाइज्ड स्कीम है, आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, जिसके थ्रू आप रिमिटेंस कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 अमेरिकन डॉलर तक। तो इसका मतलब वो भी कोई इश्यू नहीं है। $2,50,000 अमेरिकन डॉलर तो बहुत बड़ी रकम होती है, हम कहाँ इतना ज़्यादा लगाएंगे। तो इसलिए अपने खाते से इंड मनी में ट्रांसफ़र करेंगे और इंड मनी में आप ऑर्डर देंगे और आगे इसका मतलब कर सकते हैं। इंड मनी में आप इंडियन स्टॉक्स या IPO वगैरह में भी लगा सकते हैं, FD वगैरह भी खोल सकते हैं। ये सारे काम इंड मनी ऐप में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं। अगर जीरोधा आप स्टॉक्स आपके पास हैं और वहाँ आपको ऑप्शन मिलती है तो आप देख सकते हैं। तो और में मैंने देखा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि ICICI का ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है या
मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक, मैंने पहले भी बताया था, नेस्डेक 100 ETF है। तो वो बहुत से ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा वैंगार्ड का ETF है, या कुछ और दो म्यूचुअल फंड है जहाँ पे मैंने स्मॉल कैप और लार्ज कैप, जहाँ पे मेरा थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा हुआ है। आप भी मौके तलाश कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इस तरीके से आपने अकाउंट आपके पास है ही। अगर जीरोधा स्टॉक का है, इंड मनी में आप 2 मिनट में KYC कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और डायरेक्टली स्टॉक्स में और ETF वगैरह में या म्यूचुअल फंड में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप ये जरूर देखें कि ट्रांजैक्शन फीस, करेंसी कन्वर्जन फीस कितनी लगेगी, ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगेगी वो भी ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन का भी ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि टैक्स का भी है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर कुछ होता है, यानी 2 साल से कम में अगर आप बेचते हैं, तो वो आपका इनकम स्लैब में आ जाता है, आपकी इंडियन इनकम में जुड़ जाता है। और लॉन्ग टर्म है तो वो आपका 20% हो जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। और उसमें थोड़ा सा इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा लॉन्ग टर्म में, अगर 2 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं। तो डिविडेंड्स सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स है 30%, लेकिन उसमें आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत, DTAA के तहत आपको रिबेट मिलेगा, यानी कि सारा 30% आपको नहीं देना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरीके से DTAA के तहत क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्स बेनिफिट को। ये एक फ़ायदा है, अपनी डिक्लेयर कर सकते हैं फॉरेन इनकम को। ध्यान रखिएगा, ITR में फॉरेन इनकम डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़े से रेगुलेशंस ऐसे ही, कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं जरा से लालच में। तो डिक्लेयर कीजिए, जो भी आपकी इनकम है डिक्लेयर कीजिए उसमें, और थोड़े से अमाउंट से शुरू कीजिए। यानी कि शुरू में तो आपको कॉन्फिडेंस ही तो बूस्ट करना है, थोड़े से अमाउंट से शुरू कीजिए। स्पेशली टेक्नोलॉजिकल, ई-कॉमर्स, जैसे मैं बताता ही रहता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए अमेज़ॉन है, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके थ्रू आप धीरे धीरे करके थोड़े से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज सेफ खेलना है तो ETF या म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इसमें लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो मेरी नज़र में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप 5%, 10% US मार्केट में लगाने की सोच रहे हैं या लगाते हैं, वो सचमुच में डाइवर्सिफिकेशन है और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि करेंसी स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, करेंसी स्टेबल है, रेगुलेशंस हैं। हमारे यहाँ तो क्या है, कहने को रेमंड लाइफस्टाइल कपड़ा बनाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कितने लोग हैं कपड़ा बनाने वाले? दिल्ली में आके देखिए ना, आप शाहजहां में जाइए, जमुना पार कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग कपड़ा बनाते हैं। कुछ लोग ऑर्गेनाइज कंपनियों के लिए बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चल रहा है। FMCG में कितना अनऑर्गेनाइज्ड सामान बिकता है जो कहीं खाते में आता ही नहीं है। तो अमेरिका में कम से कम ये फायदा मिलता है कि सब कुछ वेल रेगुलेटेड है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है स्ट्रिक्ट हैं। आप बच नहीं सकते हैं, बचेंगे तो मर जाएंगे। इंडिया में तो रास्ते निकाल लेते हैं लोग। चलिए, मैं ज़्यादा लीगल उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फ़र्क आपको बताना चाह रहा था कि जो अमेरिका में नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए सफ़र करती है कंपनी। एशियन पेंट पेंट बनाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी फैक्ट्रियां हैं छोटी छोटी जो पेंट बनाती हैं और लोकल टायर 2 और टायर 3 मार्केट को फीड करती हैं। तो ये थोड़ा सा है जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियों को सफ़र करना पड़ता है, और कई बार तो वो घाटे में भी चली जाती हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल थे, जैसे पेंट हुआ, टेक्सटाइल हुआ, FMCG मार्केट हुआ। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जो वहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि आप वो जो लोग जो इच्छुक थे उनको जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ज़रूर जवाब मिलेगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ,
इन्वेस्टेड रहिए, भाग दौड़ ना कीजिए। छोटे मोटे तूफान, अभी तो तूफान आया ही कहाँ है, छोटी मोटी हवाएं चलती रहती हैं और आती हैं जाती हैं चली जाती हैं। लेकिन अगर आप घबराहट में बेच देते हैं तो फिर पछतावा ही होता है। चलिए, आप समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ध्यान रखिएगा अपना, अपने से ज़्यादा पैसे का, क्योंकि अगर पैसे को सेव कर लिया तो आप अपने आप ही सेफ हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि वो महमूद का मुझे एक गाना याद आ रहा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जोड़ते रहिए, खर्चों को घटाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, मौज भी करते रहिए। बुढ़ापे के लिए सब कुछ बचा के ना रखें। जय हिंद, जय भारत।